बाजीराव पेशवा से शुरू होने वाली पेशवा राजवंश की अवधि ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेशवाओं का योगदान विशेष रूप से मराठा साम्राज्य के विस्तार और भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा है। पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को भारत के प्रमुख हिस्सों में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों और अन्य शासकों को हराकर अपनी सत्ता को स्थापित किया। पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य में प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने नई नीतियों और कर प्रणालियों को लागू किया, जिससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। पेशवाओं ने नई और प्रभावी सैन्य रणनीतियों को अपनाया। बाजीराव प्रथम की सैन्य प्रतिभा ने उन्हें कई युद्धों में विजयी बनाया, जिससे मराठा साम्राज्य का प्रभाव और भी अधिक बढ़ा। पेशवाओं ने धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लिया, जिससे समाज में सांस्कृतिक एकता बढ़ी। पेशवाओं के निरंतर आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ अन्य भारतीय राजाओं और राज्यों को भी संगठित किया। पेशवाओं ने एक अन्य भारतीय राजाओं के साथ संगठन करके मुगलों और ब्रिटिश के खिलाफ एकजुटता स्थापित की। पेशवाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों, विशेष रूप से ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में उनकी हार ने मराठा साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया, लेकिन उनके संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बहुत ही प्रमुख नींव रखी। पेशवा बाजीराव प्रथम की सैन्य प्रतिभा और नेतृत्व ने मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा और मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत तक किया। वहीं माधवराव पेशवा ने भी पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा साम्राज्य को पुनर्जीवित किया। उनके शासनकाल में प्रशासन और सैन्य सुधार हुए। पेशवाओं का योगदान न केवल मराठा साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण रहा है, बल्कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सांस्कृतिक धारा को भी प्रभावित किया। उनके प्रयासों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत प्रदान किए। आज कहानी एक ऐसे ही वीर पेशवा की, जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के दिलों की धड़कनें रुक जाया करती थी। एक कहानी है पेशवा बालाजी बाजीराव की। इन्हें नाना साहब पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब पेशवा के बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहिए इंडियन नाइट्स के साथ। नाना साहब पेशवा बाजीराव और काशीबाई के पुत्र थे। छत्रपति शाहू जी ने अपनी मृत्यु के समय बालाजी बाजीराव को मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया। उन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य की सीमाएं 1760 ईस्वी तक पेशावर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, को पार कर गईं। हालांकि उन्हें पानीपत की 1761 की लड़ाई में मराठों की हार के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। बाजीराव की मृत्यु के बाद छत्रपति शाहू जी ने बाजीराव के 19 वर्षीय पुत्र बालाजी बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव को नाना के नाम से भी पुकारा जाता था। पेशवा बनने के बाद बालाजी बाजीराव को पड़ोसियों और मराठा सरदारों जैसे कि कान्हाजी आग्रे के पुत्र तुलाजी और राघोजी भोसले के असंतोष का सामना करना पड़ा। राघोजी की नाराजगी पेशवा बनने की उनकी इच्छा से उपजी थी। वो शाहू जी की पत्नी की बहन के पति थे। कर्नाटक में मुसलमानों ने मराठा संप्रभुता को चुनौती देना शुरू कर दिया। राजपूत शासक भी मराठों से असंतुष्ट थे। गुजरात के वडोदरा के गायकवाड़ भी पेशवा से नाखुश थे। मराठों की आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय हो चुकी थी। अपने दिवंगत पिता पेशवा बाजीराव के अभियानों के कारण शाही खजाने की स्थिति अच्छी नहीं थी। बाजीराव ने खुद 14 लाख रुपए का कर्ज छोड़ा था। नाना साहब ने कर्नाटक में इसका समाधान ढूंढा। उन्होंने अपने अधिकारी मुरारी राव घोरपड़े को तिरुचनापल्ली और अर्काट से पैसे लेने के लिए नियुक्त किया। फिर उन्होंने महादजी पुरंदर से कर्ज लिया और बाबूजी नायक का पैसा लौटाया।
वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए पेशवाओं ने छत्रपति शाहू जी से पुर्तगालियों से छीने गए सभी प्रांतों पर कर लगाने का अधिकार मांगा और उन्हें यह अधिकार दे दिया गया, जिससे गुजरात को छोड़कर बेसिन और नर्मदा नदी का दक्षिणी क्षेत्र शामिल था। 1739 में संभाजी आंग्रे की मृत्यु के बाद आंग्रे परिवार में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष शुरू हुआ। पेशवा ने मानाजी आंग्रे का पक्ष लिया, जो तुलाजी आंग्रे के खिलाफ थे। मानाजी की संप्रभुता स्थापित करने के लिए पेशवा ने अंग्रेजों से नौसेना की मदद ली और तुलाजी के शासन को समाप्त कर दिया। मानाजी पेशवा के प्रति वफादार रहे। इस एहसान के लिए मानाजी को बनकोट का पूरा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। 1738 ईस्वी में दुरई की संधि के अनुसार सराय निजाम ने मालवा के प्रांत बाजीराव को दे दिए थे, लेकिन मुगल बादशाह ने तब तक इसकी पुष्टि नहीं की थी। इसलिए बालाजी ने एक मजबूत सेना के साथ मालवा में प्रवेश किया और नर्मदा और मंडला के बीच की सारी जमीन जब्त कर ली। इससे घबराकर मुगल बादशाह ने 1741 ईस्वी में मालवा का प्रांत पेशवा को दे दिया। बदले में पेशवा ने बादशाह को 500 सैनिक स्थायी रूप से देने और जरूरत पड़ने पर 4000 सैनिक भेजने का वादा किया। ये मुगलों की राजनीति में मराठों की प्रत्यक्ष भागीदारी की शुरुआत थी, जो कि बाद में विनाशकारी सिद्ध हुई। पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद छत्रपति शाहू जी ने मृतक के सबसे बड़े पुत्र बालाजी बाजीराव को 4 जुलाई सन 1740 को पेशवा नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव पेशवा ने अपने पिता से युद्ध और कूटनीति का अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन उनमें अपने पिता की तरह साहस और सैन्य प्रतिभा नहीं थी। वो एक मधुर और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। अपने नियुक्ति के बाद उन्होंने मालवा पर औपचारिक कब्जा करने के लिए उत्तरी भारत में एक अभियान की योजना बनाई, जिसका वादा निजाम उल मुल्क ने उनके पिता को किया था। अपने चाचा चीमाजी अप्पा के साथ वे मालवा के लिए रवाना हुए, लेकिन चीमाजी को अस्वस्थता के कारण रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा और 27 दिसंबर सन 1740 को पूना में उनकी मृत्यु हो गई। चिमनाजी एक उल्लेखनीय सैनिक और प्रतिष्ठित प्रशासक थे। बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने भाई की वफादारी से सेवा की और अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें ही दिया। उनके बेटे सदाशिवराव भाऊ, जिन्हें भाऊ साहब के नाम से जाना जाता था, को प्रसिद्ध और दुखद अंत मिलना तय था। अपने दिवंगत चाचा के लिए उचित शोक मनाने के बाद पेशवा ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मई सन 1741 में अंतिम सप्ताह में जयपुर के जय सिंह के साथ एक सम्मेलन किया। इसके परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ। पेशवा और जय सिंह को पूर्ण मित्रता से कार्य करना चाहिए तथा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। मराठों को मुगल सम्राटों के प्रति पूर्णतः वफादार रहना चाहिए। तीसरा, 6 महीने के भीतर मालवा का शासन पेशवाओं को सौंप दिया जाना चाहिए। इस कूटनीतिक सफलता के बाद बालाजी बाजीराव 17 जुलाई को पूना लौटे। जय सिंह ने अब बादशाह को एक फरमान जारी करने के लिए राजी किया, जिसमें राजकुमार अहमद को मालवा का सूबेदार और पेशवा बालाजीराव को उनका डिप्टी नियुक्त किया गया। इस प्रकार बालाजीराव नाम के साथ साथ वास्तव में भी मालवा के स्वामी बन गए। ये प्रांत नवंबर सन 1738 से मराठा कब्जे में था। 14 जुलाई सन 1741 के औपचारिक अनुदान ने मालवा पर मराठा विजय को वैध बना दिया। मालवा के अनुदान की शर्त ये थी कि मराठों को किसी अन्य शाही क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। पेशवा को शाही सेवा के लिए ही दिल्ली में 500 मराठा घुड़सवार तैयार करने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर सम्राट के खर्च पर 4000 अतिरिक्त मराठा सैनिक उपलब्ध कराने चाहिए। पेशवा को 1741 से पहले सम्राट द्वारा व्यक्तियों और धार्मिक संस्थाओं को मालवा में दी गई जागीरों का सम्मान करना चाहिए और चंदों पर कर नहीं बढ़ाना चाहिए। बालाजी बाजीराव के लिए कर्नाटक एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र था। कारण ये था कि शाहू ने कर्नाटक का कार्यभार मराठा सरदार रघुजी भोसले को दिया था, जो बालाजी के प्रतिद्वंदी थे। रघुजी ने 1739 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण किया और शानदार सफलता हासिल की। उन्होंने कर्नाटक में नवाब दोस्तली को हराकर उसकी हत्या कर दी और उसके दामाद चंदा साहब को कैद करके सतारा ले आए।
इससे रघुजी भोसले की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। बालाजी बाजीराव कर्नाटक में अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए उत्सुक हो गए। 1743 में निजाम उल मुल्क ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। रघुजी भोसले के सभी उत्तराधिकारियों को पदच्युत कर दिया गया। इस पर 1751 में पेशवा ने सदाशिवराव भाऊ को कर्नाटक अभियान के लिए भेजा। सदाशिव भाऊ बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे और एक बहादुर योद्धा और सेनापति थे। उन्होंने पश्चिमी कर्नाटक को छत्रपति के अधीन कर दिया। इस प्रकार नाना साहब ने अपने पिता से अलग नीति अपनाई और वह उत्तर की तरह कर्नाटक पर भी नियंत्रण रखना चाहते थे। नागपुर के रहगोजी भोसले एक शक्तिशाली सरदार थे। 1742 ईस्वी में उन्होंने उड़ीसा और बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाया। उनके प्रतिनिधि भास्कर पंत ने बंगाल में कई स्थानों पर लूटपाट की और नवाब अली वर्दी खान को हराया। रघुजी और बालाजी बाजीराव पहले से ही प्रतिद्वंदी थे। जब भास्कर पंत ने बंगाल में लूटपाट की शुरुआत की तो अली वर्दी खान ने पेशवा से मदद मांगी। इस बीच मुगल बादशाह ने भी पेशवा को खत लिखा कि वो बंगाल में रघुजी की गतिविधियों को रोक दे। इसलिए पेशवा एक मजबूत सेना लेकर बंगाल की ओर चल पड़ा और उसने रघुजी को कई जगह पर हराया। रघुजी ने सारी बात शाहू जी के सामने रखी। शाहू जी ने पेशवाओं से बात की और रघुजी ने उनकी दोस्ती करवाकर उनके खेत बांट लिए। इसलिए पेशवाओं को बंगाल से दूर होना पड़ा। उसके बाद भास्कर पंत की हत्या कर दी गई, जिससे रघुजी नाराज हो गए और उन्होंने सन 1747 ईस्वी से 1751 के बीच बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कई सफल अभियान किए। अंत में अली वर्दी और रघुजी को संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया गया और रघुजी को बंगाल और बिहार के 12 लाख रुपए और चौथ देना था। इस संधि से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर मराठों की संप्रभुता स्थापित हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी सन 1761 को पानीपत में हुई थी, जो दिल्ली से लगभग 95 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस लड़ाई में मराठों की फ्रांसीसी आपूर्ति वाली तोपों का मुकाबला अफगानों की भारी घुड़सवार सेना से था, जिसका नेतृत्व अहमद शाह दुर्रानी कर रहा था, जो एक जातीय पश्तून था, जिसे अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जाना जाता था। इस लड़ाई को 18वीं सदी में लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। दोनों पक्षों में भारी नुकसान के साथ मराठों को हार का सामना करना पड़ा। अपने 20 साल के शासनकाल के दौरान बालाजी बाजीराव ने पुणे को एक नगर से एक विशाल शहर में पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने नानापेट आदि जैसे कई नए पड़ोस स्थापित किए और शनिवार पेट, रविवार पेट, सोमवार पेट, बुधवार पेट जैसे कुछ का विकास किया। उन्होंने शहर को देखने वाली एक पहाड़ी की चोटी पर प्रसिद्ध पार्वती मंदिर का निर्माण किया और मुथा नदी पर पहला स्थायी पुल बनवाया। वह पुल लकड़ी से बना था, इसलिए नया कंक्रीट पुल जो आज उसी स्थान पर खड़ा है उसे लकड़ी पुल या लकड़ी का पुल भी कहा जाता है। उन्होंने शहर को स्वच्छ बहता हुआ पानी उपलब्ध कराने के लिए शहर कटराज में एक जलाशय की भी स्थापना की। उनके कार्यकाल में मराठा साम्राज्य के कुछ सबसे अच्छे और सबसे बुरे पल भी देखे गए। उनके शासनकाल में भारत में मराठा शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। 1761 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की सीमाएं पेशावर को पार कर चुकी थी। नाना साहब की मृत्यु 23 जून 1761 को पार्वती पुणे में हुई और इस तरह पेशवा साम्राज्य का एक बहुत बड़ा सितारा हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। आपको उनका ये गौरवशाली इतिहास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।